समझिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D बता दिया था, अब मैं बताने जा रहा हूँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। ठीक है ना? समझिए क्या मतलब हुआ। मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये हुआ ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है ना? समझिएगा कोई पॉइंट P है इधर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। इसका मतलब है इसने अलोंग x एक्सिस कितना ट्रेवल किया, x यूनिट, अलोंग y एक्सिस कितना ट्रेवल किया, y यूनिट, और अलोंग z एक्सिस बाहर की तरफ अलोंग z एक्सिस कितना ट्रेवल किया, अलोंग z एक्सिस ट्रेवल किया z यूनिट। ठीक है ना? ये अलोंग z एक्सिस हो गया, समझ में आ गया? अलोंग z एक्सिस, आगे समझिए, ये अलोंग z एक्सिस। ठीक है, समझिएगा। इसको मैं इधर ऊपर एक्सटेंड कर दूं, इसका भी एक कॉलम इधर एक्सटेंड कर दूं। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये क्या है, z एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है x y z लोकेशन में पहुंचा है, स्पेस में है, तो ये तीनों डायमेंशन कवर करके गया होगा। x एक्सिस भी कवर करी होगी इसने, y भी कवर करी होगी और z भी कवर करी होगी। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पेस पे उड़ रहा है तो उड़ते हुए उसने देखिए हाइट भी कवर किया हुआ है, और उड़ के वो दूसरे शहर चला गया तो लेंथ भी कवर किया है, और शहर जाते समय वो उसने जिगजैग पाथ का सपोर्ट लिया है तो x भी चला और y भी चला। ठीक है ना? और हाइट पे जा रहा तो z तो चला ही। तो कोई पॉइंट अगर स्पेस पे है, इसका मतलब है उसने 3D मोशन किया है, मतलब उसने x एक्सिस में भी ट्रैवल किया है, y एक्सिस में भी और z में भी। इसने x में x यूनिट ट्रैवल किया हुआ है, y में y यूनिट ट्रैवल किया है और z में z यूनिट। मतलब उसने हर डायमेंशन में कुछ ना कुछ अपना रोल दिया है। अगर मान लीजिए ओरिजिन के रेफरेंस में ये जो P है इसका पोजीशन वेक्टर A है, ओरिजिन के रेफरेंस में इस P की लोकेशन का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, A है। तो मान लो अलोंग x एक्सिस कितना कहलाया, ax कहलाया, अलोंग y एक्सिस कितना कहलाया, ay कहलाया, और अलोंग z एक्सिस कितना कहलाया, az कहलाया। समझ रहे बात को? तो जो वेक्टर a है हम उसको लिख सकते हैं वेक्टर ax, वेक्टर ay प्लस वेक्टर az। एक्चुअल में था वेक्टर a, लेकिन ये स्पेस में है, 3D मोशन किया है, मतलब इसने x एक्सिस भी ट्रेवल कर लिया, y एक्सिस भी ट्रेवल कर लिया और z एक्सिस भी ट्रेवल कर लिया। तो इसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस प्लस कंपोनेंट ऑफ अलोंग y एक्सिस प्लस कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस, इन तीनों के रोल से क्या बना, पूरा कंबाइंड वेक्टर बना। समझ रहे हैं आपको? अब अलोंग x एक्सिस की बात हो रही है तो मैं इसी को लिख सकता हूं ax i कैप, ay j कैप और az k कैप। कैसे लिख सकता हूं उसकी भी कहानी समझिए। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो वेक्टर का फार्मूला क्या होगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा ax i कैप। तो आप वेक्टर ax को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ax इनटू क्या, i कैप होगी। i कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ऐसे ही j कैप में होगा वेक्टर ay अपॉन मॉडुलस ऑफ ay। तो आप वेक्टर ay को क्या लिख सकते हैं, ay j कैप। ऐसे ही z एक्सिस में होगा k कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर az अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ az। तो वेक्टर az कितना होगा, az k कैप, वही लिखा हुआ है। तो ये वेक्टर a इज इक्वल्स टू आ गया ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ये 3D है तो थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हालांकि मैं इसका बराबर इमेजिनेशन आपको करवा देता हूं। समझिए, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर a है हो सकता है x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता हो, y एक्सिस के साथ बीटा बनाता है, लेट कर लिया हमने,
और यही ओपी जेड के साथ कितना बनाता है, गामा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो 180 डिग्री है, नहीं, एक्चुअल में जेड इधर नहीं है। समझो, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। समझ में आया? ये एक्स, ये वाई और ये है जेड और ये हो गया ओरिजिन। ये क्या हो गया, ओरिजिन। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई क्या, जेड एक्सिस। आया समझ में? समझो, ये x, ये y, मैंने कोई लाइन मान लीजिए ये खींच दी ना। अब ध्यान से देखें, अगर ये x है और ये y है तो ये जो ब्लैक वाला पेन है इस प्लेन सरफेस का हाइपोटेनस, समझ के देखो ना। देखो, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, या ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा राइट ट्रायंगल का। क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसी होती है, रेक्टेंगुलर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसी होगी, परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस बन जाएगा। अब इन दोनों को देखो, इस प्लेन का हाइपोटेनस और ये जेड एक्सिस, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। समझ रहे ना? चलो इसको यूज करेंगे भी बताते हैं आपको। तो जेड ना इधर पे नहीं है, जेड असल में इधर पे है, इधर पे है। तो ये जो जेड है इस ए के साथ कितना एंगल बनाती है, गामा। उसी को मैंने जेड को ऐसे लिटा दिया है, ठीक है वो यहाँ पे, तो गामा। बात को समझना। अब ये जो ओपी है इस ओ ए के साथ अल्फा बनाता है, तो ओ ए हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। ये जो ओपी है ये ओबी के साथ बीटा बनाता है, तो ओबी हो गया बेस और ओपी हो गया हाइपोटेनस। ये जो ओपी है ये ओसी के साथ गामा बनाता है, तो ओसी हो गया बेस और वो हो गया हाइपोटेनस। ऐसा समझो, ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर थीटा है तो ए के लिए ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। और cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम बेस को क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा। बेस को क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा। तो बात को गंभीरता से समझें। cos अल्फा क्या आएगा मालूम आपको, बेस क्या है ax और हाइपोटेनस क्या है a, तो ax की वैल्यू क्या आएगी, a cos अल्फा। ऐसे ही ay की वैल्यू क्या आएगी, a cos बीटा, और az की वैल्यू क्या आएगी, a cos गामा। ये ले लीजिए। अब ये ax ay az क्या थे, ax ay az a के कंपोनेंट्स हैं। ax ay az क्या है, a के कंपोनेंट्स। तो a का x कंपोनेंट कितना होगा, a cos अल्फा, a का y कंपोनेंट कितना होगा, a cos बीटा, और a का z कंपोनेंट कितना होगा, a cos अल्फा। आया समझ में? क्लियर हो गया? आप यहाँ पे भी इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपको एक ऐसा दिखने लग जाएगा, वेक्टर a is equals to a cos अल्फा i कैप, a cos बीटा j कैप और a cos गामा k कैप। आप एंगल के टर्म्स में वेक्टर को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको पोलर फॉर्म भी बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। क्यों? मैग्नीट्यूड भी है और ओरिएंटेशन भी है ना। तो समझिएगा कि कोई वेक्टर अगर a है और वो स्पेस में चल रहा है, मतलब x एक्सिस में भी कुछ कवर करता है, y एक्सिस में भी कुछ कवर करता है और z में भी कुछ कवर करता है, तो हम उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। a इज इक्वल्स टू उसका x कंपोनेंट प्लस उसका y कंपोनेंट प्लस उसका z कंपोनेंट। आया समझ में? हमने 100 रुपए खर्च किए, 30 रुपए ट्रेवल में, 20 रुपए फूड में, 50 रुपए क्लॉथ्स में, तो टोटल 100 रुपए इज इक्वल्स टू ट्रैवल कंपोनेंट प्लस फूड कंपोनेंट प्लस वियरिंग कंपोनेंट्स। समझ आ गया? वो तीनों खर्चे मिला के ना 100 रुपए हुए। समझ आ रहा है? तो वही ए का ये तीनों कंपोनेंट्स का सम हो गया। रीजन भी मैंने लिखा हुआ है। अब आगे मजे की बात समझो, होता क्या है। 3D में थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। देखो यार, जैसे ये एक बुक है, इसको समझो। ये हो गई x एक्सिस, सॉरी ये हो गई x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस। बढ़िया समझिएगा, ये क्या है, x एक्सिस है और ये क्या है y।
अभी जेड को दिमाग में मत लाओ, लेकिन मैं बता देता हूं, ये हो गई जेड एक्सिस। हम जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रेक्टेंगुलर, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ये तो मालूम है हमें। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रेक्टेंगुलर, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। देखिए आपको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है, और ये जो रेड मार्कर है ये जेड एक्सिस है। समझ गए बात को? चलो दूसरी बात समझते हैं। ये आपके सामने एक्स एक्सिस थी और ये क्या थी? वाई एक्सिस। समझ के चलिएगा, ये भी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये भी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये मैंने लाइन खींच दिया, अब ध्यान से देखिए। अभी जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या बन गया? राइट ट्रायंगल। बना कि नहीं बना? ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा था, ये क्या बन गया? राइट ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? राइट ट्रायंगल। ये है एक्स एक्सिस, तो इधर पे होगा ए एक्स। ये है वाई एक्सिस, तो इधर पे होगा ए वाई। क्या आप ये निकाल सकते हैं? मान लो इसका नाम मैंने रखवा दिया ओटी। क्या आप ओटी की लेंथ निकालोगे? क्या है ओटी की लेंथ? स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ओटी की लेंथ कितनी निकाल ली आपने? ये ओटी है, ये ओटी। ओटी की लेंथ कितनी निकाल ली आपने? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब मैंने रख दिया ये जेड एक्सिस। दिख रहा आपको जेड एक्सिस? अब बहुत ध्यान से देखिए, आपका ओटी और जेड एक्सिस दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अच्छे से देखो, ओटी और जेड एक्सिस दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है। अब समझो, मैंने ना एक इधर पे लाइन खींच दी, ये लाइन। अब देखिए ध्यान से यार, ओटी हो गया बेस, जेड एक्सिस हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हाथ क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, और यही है वेक्टर ए। समझिएगा बात को? ये हो गया। मैं यहाँ पे वापस से डायग्राम बनाता हूँ, आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप। हालांकि आप छाप लिए होंगे इसको, मुझे पता है। समझिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले समझें, ये हो गई एक्स एक्सिस, तो इसकी लेंथ हो गई ए एक्स। ये हो गई जेड एक्सिस, तो इसकी लेंथ क्या हो गई? ए जेड। समझिएगा, अब ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। बोर्ड पे भले नहीं दिखा पा रहे हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये भी क्या होगा? जेड, और ये क्या होगा? ए एक्स। चलो यहां से हमने एक लाइन खींची। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हाइपोटेनस, इसका नाम रखवा दिया मैंने ओटी। क्या नाम रखवा दिया? ओटी। तो इस ओटी की लेंथ क्या आएगी मालूम आपको? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। आया समझ में? चलिए, अब मैंने ना एक परपेंडिकुलर खींचा है, ये हो गई वाई एक्सिस। ये क्या था? एक्स जेड प्लेन। ये हो गई क्या? वाई एक्सिस। तो देखिए, एक्स भी चल लिया, जेड भी चल लिया और वाई भी चल लिया, तो ये लोकेशन क्या कहलाएगी? एक्स वाई और क्या? जेड। और इस पॉइंट का नाम क्या रखवा दें हम? पी। अब बात समझ रहे? मैंने बताया था आपको कि अगर ये किताब एक्स जेड प्लेन है, क्या है ये? एक्स जेड प्लेन, और ये हो गया एक्स जेड प्लेन का हाइपोटेनस, तो ओरिजिन पे मैंने ये रख दिया, ये। तो ये जो है, अगर ये एक्स जेड प्लेन है, तो एक्स जेड प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो क्या होगी? वाई एक्सिस। क्योंकि हम बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रेक्टेंगुलर। कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रेक्टेंगुलर। हर कोऑर्डिनेट एक्सिस बाकी की दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। अगर ये एक्स जेड प्लेन है, अगर कैसा प्लेन है ये? एक्स जेड, तो ये क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए कि आपके एक्स जेड का हाइपोटेनस और वाई एक्सिस कैसे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये एक्स जेड का हाइपोटेनस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? मतलब वाई एक्सिस और ओटी दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। चलो आगे समझो।
तो ये जो मैंने y एक्सिस खींचा है ना, इसकी लेंथ कितनी है ay, ये इस OT पे परपेंडिकुलर है। OT पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हाइपोटेनस। तो OP स्क्वायर क्या आएगा मालूम आपको? OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। समझिएगा, OP स्क्वायर क्या आएगा? OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। समझे बात को? तो OP स्क्वायर इक्वल ये है OT स्क्वायर, AX स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, और TP कितना है? AY। तो OP मतलब A, तो A इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या होगा? X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Z कंपोनेंट का स्क्वायर। आया समझ में? तो A इज इक्वल्स टू कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। समझ आ गया? ये होता भाई मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हम किसी 3D वाले का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब ये जो रिजल्ट आपको मिला है, ये कैसे मिला है थोड़ा इसको भी समझें थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये क्या है? z एक्सिस है। समझ के देखिए, पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। ट्रायंगल को कहां लगा दें हम? OAT में, ठीक है ना? शुरुआत से देख लेते हैं। इन ट्रायंगल OAT, OAT देखिए, OAT में क्या है मालूम आपको? O से A से T बराबर कितना? OT। तो OT की वैल्यू कितनी आएगी? वेक्टर OT इज इक्वल्स टू OA, मतलब वेक्टर AX प्लस वेक्टर AZ। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ट्रायंगल देखो OTP, इन ट्रायंगल OTP में क्या आएगा? OP बराबर OT प्लस TP, OT प्लस TP। तो OT प्लस TP। आगे समझो, OT की वैल्यू कितनी है? AX प्लस AZ प्लस TP कितना है? TP है AY। लो यार, जी आ गया। तो OP इज इक्वल्स टू क्या आ गया? AX प्लस AZ प्लस AY, और OP ही कौन है? फाइनल A वेक्टर है। OP ही क्या है? वेक्टर A है। तो लीजिए OP की वैल्यू वेक्टर है, बाकी AX प्लस AY प्लस AZ। ये आ गया भैया। ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। अब सबको लग रहा क्यों इतना 1 घंटे से मेहनत कर रहे थे? एक छोटी सी बात के लिए, अगर आपके पास कोई पॉइंट स्पेस में है और उसको आपको वेक्टर में एक्सप्रेस करना है, तो क्या आएगा फॉर्मूला? x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप प्लस z कंपोनेंट k कैप, या x कोऑर्डिनेट i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट j कैप प्लस z कोऑर्डिनेट k कैप। ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। ऐसे वेक्टर्स का ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करोगे? ax का वैल्यू है a cos अल्फा। ax का वैल्यू क्या है? a cos अल्फा, मतलब cos अल्फा इक्वल x कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, x कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। इससे आप अल्फा फाइंड कर लोगे। cos बीटा का फार्मूला क्या? y कंपोनेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ a, इससे आप बीटा फाइंड कर लोगे। cos गामा का फार्मूला क्या? z कंपोनेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ a, इससे आप क्या करोगे? गामा फाइंड कर लोगे। ओरिएंटेशन भी आपको मालूम चल जाएगा और मैग्नीट्यूड भी मालूम चल जाएगा। ठीक है, नोट करिए। टॉपिक का नाम क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, घर पे कोशिश कीजिएगा मैग्नीट्यूड निकालने की। फिर भी कोई डाउट आए तो मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। ठीक है ना? छापिए इसको, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। समझिएगा, इसका एक इजी अल्टरनेटिव भी होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आप भी एकदम शुरुआत में हो और एकदम नया नया मैथ्स में, बड़े मैथ्स में आए हो, वेक्टर में आए हो, आप घबरा जाओगे क्या है। मिटाएं इसको। चलिए, तो ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। समझिएगा, अब हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं रेजोल्यूशन के। बढ़िया समझ में आएगा आपको, बढ़िया समझ आएगा। देखिएगा ध्यान से। देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। इधर बीच में ना मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। समझिएगा,
ये इधर पर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इधर पर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। इसका जो वैल्यू है बहुत ही कम है, इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स बताइए आप, रिजल्टेंट फोर्स बताइए जल्दी से। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स समझिएगा। इन दोनों का स्ट्रेंथ मतलब इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बस नेचर अपोजिट है। ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये तो कर नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट का है, ये जो क्यू नॉट है बहुत ही मिनिमम अमाउंट का है, इसका दोनों का नेचर सेम है, तो ये जो है इसको रिपेल करेगा। तो क्यू जो है क्यू नॉट को रिपेल करेगा और F1 फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका नेग्लिजिबल अमाउंट, ये खुद कुछ नहीं करेगा और कोई इस पे कुछ भी कर दे, तो ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स कहां लगेगा, इसी तरफ लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। अब आते हैं मैग्नीट्यूड पे। दोनों फोर्सेस का वैल्यू इक्वल होगा। क्यों होगा, ये दोनों इक्वल सेपरेशन पे हैं और इक्वल चार्जेस हैं, तो इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे। दूसरा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब पैरेलल वेक्टर हो गए। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, सेम। ये इसको यहीं धक्का देता है, रिपेल करता है, ये इसको यहीं अट्रैक्ट करता है, मतलब दोनों फोर्सेस कैसे हैं, पैरेलल है। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, क्योंकि पैरेलल है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ द फोर्स बिटवीन एनी वन पेयर ऑफ द चार्जेस। ठीक है, इनमें से दो में से किसी एक भी पेयर के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका डबल आएगा। आ रहा कुछ समझ में? चलो रेजोल्यूशन की बात करते हैं, थोड़ी सी बात रेजोल्यूशन की समझिएगा। ये कोई ट्रायंगल है, ये इत्तेफाक से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। इधर पे Q नॉट चार्ज रखा हुआ है, इधर पे 2 कूलम का चार्ज रखा है, इधर भी इत्तेफाक से 2 कूलम का चार्ज रखा है। तो बताइए, अगर इस 2 कूलम की वजह से इस पे फोर्स F है और इस 2 कूलम की वजह से इस पे फोर्स F है, तो इस पे लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जल्दी बताइए। ये A है, ये B है, और इन सबकी लेंथ इक्वल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बताइए, इस पे लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी बोलिए, स्पीड से करिए, और बताना है आपको कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा उस लगने वाले फोर्स का। सिंपल चीज है एकदम, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बस करके बताइए। बोलिए, आया किसी को समझ में? चलिए देखिए, इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, और यहां पे भी एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्यों? ट्रायंगल इक्विलेटरल है। ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल। समझिएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है, ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, समझिएगा बात को, आगे ध्यान दीजिए। ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर F1 और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर F2, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 60 डिग्री, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। मतलब दो फोर्सेस अगर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो ये होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला।
समझ आ गया? मैंने हालांकि कहा था कि दोनों इक्वल फोर्स लगाते हैं। ऑब्वियसली यार दोनों का चार्ज इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो इक्वल फोर्स ही तो लगाएंगे, कोई बात नहीं। इसको मैंने k मान लिया F1 को और F2 को भी k मान लिया, तो 2k² cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 3k², मतलब k√3। कितना फोर्स लगेगा बोलिए? k√3। अब आपको पता करनी है डायरेक्शन, tan बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। दूसरा वाला sin थीटा, मतलब k sin 60 अपॉन पहला वाला प्लस दूसरा वाला cos 60। लो सिंपल आ गया, k√3/2 2k प्लस k अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, k√3 अपॉन 3k, k से k कट जाएगा। tan बीटा कितना आ रहा? 1/√3, मतलब बीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट ये जाएगा और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा। आया कुछ समझ में? ये मैंने रिजल्टेंट के फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया। कुछ समझ में आया हल्का फुल्का? मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ाया था ना कि दो फोर्सेस अगर किसी थीटा एंगल से इंक्लाइंड है तो रिजल्टेंट क्या होगा? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ पहला दूसरा cos थीटा। थीटा आपको मालूम था वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 60 है तो ये भी क्या होगा? 60। और वो डायरेक्शन का फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूले कहां से आए थे? ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से। कहां से आए थे? ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। इस तरीके से भी आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं। छाप लीजिए तो इसको, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं अपन।